नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लास में आपने गति के दूसरे नियम से जो व्यंजक प्राप्त हुआ था उस पर आधारित कुछ सवालों को, न्यूमेरिकल्स को देखा था, हल किया था। और हमने आपको कहा था कि घर में आप अधिक से अधिक न्यूमेरिकल्स बनाइए और जो भी बुक्स आपके पास है वहाँ से न्यूमेरिकल्स बनाना है सबको। और साथ में जो कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके भी हमें पूछ सकते हैं। तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था इस सवाल के बारे में। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मुझे मैसेज मिला था कि ये दो सवाल है जो नहीं बन पा रहा है। एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने ये जो सवाल है एग्जाम्पल 9.1, 9.2 और 9.3, ये तीनों सवाल लास्ट क्लास में हल किए थे हम लोग। और जस्ट 9.4 और 9.5 आपने तुरंत पूछ दिया, मतलब थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया। खैर, ये आपकी सुविधा है, आपकी इच्छा है। मैं आपके इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। और आज जो दो सवाल आपने व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज किया था बनाने के लिए, हल करने के लिए, आज उन दोनों सवालों को लेकर के आपके पास, आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को समझिएगा, अंतिम तक सुनिएगा। और जो सवाल बनाने के टेक्निक्स होते हैं, जो कुछ तरीके हैं, खास उपाय है, उसको अगर आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए यह सवाल बेहद आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। लेकिन केवल इसको बना लेने से, इसको लिख लेने से, सुन लेने से आप न्यूमेरिकल्स बनाना नहीं सीखेंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। आप जब तक खुद से नहीं करना सीख शुरू कीजिएगा तब तक न्यूमेरिकल्स आपके लिए भारी रहेगा, जटिल रहेगा। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हम पिछले क्लास में भी 3 सवाल बनाए थे और आज भी कुछ सवाल को देखने जा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आज भी हल करेंगे। तो आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को खुद से बनाइए। आपके पास बुक है, वहाँ एग्जाम्पल है तो बनाया हुआ है, और कुछ सवाल एक्सरसाइज में भी है, दिया गया है क्वेश्चन के रूप में। तो आप इस तरह के जितने भी सवाल न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं उसको खुद से हल करने का प्रयास कीजिए। जहां दिक्कत हो वहां आप मेरे वीडियो का सहारा ले सकते हैं या किताब में जो हल दिया गया है उसका सहारा ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 5 सवाल कॉपी में लिख लिए, आपको लगा कि सारा सवाल बन गया, वो कॉपी में बन गया। हम लोगों को अपने मन में, अपने विचार में उसको ढालना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा, उसके बारीकी को सीखना होगा। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला सवाल आज का हम लोगों का है वह एनसीईआरटी बुक के पेज 134, पृष्ठ संख्या 134 का उदाहरण है, वह 9.4, एग्जाम्पल 9.4 है। पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़कर सुना देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के पास बुक्स नहीं हो और हम इसलिए यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन होता है। अगर उसको हम लिखने लगें तो ऐसा होगा कि हो सकता है कि आधा बोर्ड जो है क्वेश्चन लिखने में ही खत्म हो जाएगा जगह। इसलिए उसको मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, उदाहरण 9.4 में 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m2 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होंगे। अब आइए बहुत सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा आप इसको समझिए। सोचिए, हमारे पास दो वस्तु है, दोनों में से किसी का द्रव्यमान पता नहीं है, मास, वजन किसी का भी पता नहीं है। लेकिन हम एक चीज तो मान सकते हैं, माना कि ये जो पहली वस्तु है इसका द्रव्यमान m1 है और ये जो दूसरी वस्तु है इसका द्रव्यमान m2 है। तो m1 m2, पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 है। तो कह रहा है कि 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अब देखिए, ये जो द्रव्यमान m1 वाली वस्तु है, इस पर अगर हम 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। और ये जो द्रव्यमान m2 है, इस पर भी वही अगर 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो क्या होता है। फिर कह रहा है, तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अब जो ये द्रव्यमान m2 है, इस पर भी अगर वही 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो इसमें त्वरण कितना देता है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है।
अब फिर कह रहा है कि अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए, अब सोचिए इस दोनों वस्तु को हम क्या करते हैं, एक साथ मिला देते हैं, तो अब क्या होगा, द्रव्यमान में M1 और M2 जुट जाएगा, दोनों मिल जाएगा, तो द्रव्यमान पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। और अब जब दोनों मिल गया और वही बल जो 5 न्यूटन का बल था वही बल इस पर लगाएंगे तो त्वरण कितना उत्पन्न होगा, त्वरण का मान आपको कह रहा ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले दोनों वस्तुओं में अलग अलग स्थिति के लिए हम लोगों को त्वरण तो दिया हो गया हुआ है, द्रव्यमान ज्ञात कर लेना है, क्योंकि कह रहा है कि इस वस्तु का द्रव्यमान मान लिया है M1 है, इस पर बल लग रहा है 5 न्यूटन और इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। आइए देखते हैं, उसी बात को लिखा गया है। यहाँ देखिए लिखे हैं हम लोग कि पहली वस्तु के लिए द्रव्यमान M1 दिया गया है, बल जो है वह 5 न्यूटन का लग रहा है, त्वरण उसमें उत्पन्न हो रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। आप जानते हैं F बराबर ma फार्मूला होता है, F फोर्स है, बल है, तो इसका मान है 5 न्यूटन बराबर ma, m द्रव्यमान है तो इसका द्रव्यमान दिया हुआ है M1, तो इसलिए m के जगह M1 दे दिए। त्वरण दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो a के जगह 10 दे दिए। तो एक समीकरण आ गया, एक व्यंजक आपको क्या आ गया कि 5 बराबर M1 गुना 10, M1 को 10 से गुना करेंगे तो 10 M1 होगा, इसको हम LHS में ले आए, इस 5 को उधर RHS में ले गए। ऐसा बस इसलिए करते हैं कि जिनको कैलकुलेशन को गणना को समझने में थोड़ी सी असुविधा होती है, उनके लिए भी हम सरल से सरल विधि से गणना करते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 10M1 बराबर 5 हो गया, इसलिए M1 बराबर 5/10 हो जाएगा। तो 5 में 10 से आप भाग देंगे तो आधा हो जाएगा, 1/2 किलोग्राम। चूंकि M1 क्या है, द्रव्यमान है, पहली वस्तु का द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है, 1/2 kg, या इसको आधा किलोग्राम को ही हम लोग दशमलव में 0.5 kg कहते हैं, क्योंकि एक में जब आप 2 से भाग देंगे तो 0.5 उसका आंसर आएगा। तो 0.5 kg हो गया, ये पहली वस्तु का द्रव्यमान जिसको M1 माना गया था, तो M1 का वैल्यू आपको आ गया 0.5 kg। अब आते हैं देखिए इस दूसरी वस्तु के लिए, इस दूसरी वस्तु के लिए द्रव्यमान कितना मान लिया गया है, M2, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान M2 है, बल तो वही लग रहा है 5 न्यूटन का, इसलिए बल F बराबर 5 न्यूटन, लेकिन त्वरण जो इसमें उत्पन्न हो रहा है वह होता है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण उत्पन्न हो रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर वही बात, F बराबर ma, F जो फोर्स है, बल है, उसका मान दिया गया है 5 न्यूटन, इसलिए F के जगह 5 न्यूटन दे दिए। m जो द्रव्यमान है उसका मान है M2, द्रव्यमान को M2 माना गया है तो इसके जगह M2, और त्वरण है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो a के जगह 20 दे दिए। इस तरह से फिर 20 को M2 से गुना किए तो 20M2, अब 5 उधर चला गया, इसलिए M2 बराबर 5 बटे ये 20 हो जाएगा, 5/20 बराबर 5 में 20 से भाग देंगे तो 5 चौके 20, 1/4 kg, या इसको 1/4 kg को हम लोग 0.25 kg भी कर सकते हैं। तो मतलब जो दूसरी वस्तु है इसका द्रव्यमान हो गया 0.25 kg, और जो पहली वस्तु है इसका द्रव्यमान 0.5 kg। तो अब तो दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान हम लोग निकाल लिए, अब दोनों वस्तु को मिला देंगे तो कुल द्रव्यमान क्या होगा, दोनों का जो अलग अलग द्रव्यमान ज्ञात हुआ है उसका जोड़, योगफल, वही होगा वस्तु का कुल द्रव्यमान। यहाँ लिखा गया है दोनों वस्तुओं को एक साथ मिलाने पर द्रव्यमान बराबर M1 प्लस M2, मतलब जो M1 का वैल्यू आया और जो M2 का वैल्यू आया, दोनों को आप जोड़ देंगे तो वही दोनों वस्तु का कुल द्रव्यमान हो जाएगा। तो देखिए M1 का वैल्यू आपको कितना आया था, 0.5 kg, और M2 का वैल्यू आया 0.25, तो M1 के जगह दिए 0.5, M2 के जगह दिए 0.25, दोनों मिला ये हो गया 0.75 kg। ये दोनों वस्तु का संयुक्त द्रव्यमान है, मिलने पर, दोनों वस्तुओं को मिलाने पर यह द्रव्यमान हो गया 0.75 kg। अब देखिए कह रहा इस द्रव्यमान पर 5 न्यूटन के बल द्वारा उत्पन्न त्वरण, जो दोनों वस्तु मिल गया तो इसका द्रव्यमान ज्ञात है 0.75 kg। अब इस पर जब 5 न्यूटन का हम बल लगाएंगे, 5 न्यूटन का बल आरोपित करेंगे, इसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा, वही कह रहा है उत्पन्न त्वरण A बराबर वाट। फिर वही सूत्र F बराबर ma, बल तो वही लगाना है आपको 5 न्यूटन, और द्रव्यमान दोनों वस्तु का कितना है 0.75, त्वरण निकालना है तो इसको A छोड़ दिए, फिर इस दोनों को गुना करेंगे आप तो 0.75 A हो जाएगा, जिसको यहाँ लिख दिए, 5 को इधर ले आए,
इसलिए a बराबर 5/0.75। तो 5/0.75 हो गया। तो 5 में भागा देंगे तो 5/0.75, 0 पॉइंट के बाद 75 दो अंक है, दशमलव हटा तो ऊपर में 5 पर 2 जीरो होगा। ये पूर्ण संख्या ग्रुप में इसको लिखा गया है तो 500/75 हो गया। 500/75 इसको हम 25 से भाग दिए हैं तो 25 तिया 75, अब 25 दूना 50 और 1 जीरो, तो 20 ऊपर हो गया, नीचे में 3 हो गया, ये 20/3 हो गया। इसको आप अपने टेक्निक से भी, अपने तरीके से भी काट सकते हैं, सरल बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये 20/3 हो गया और 20 में 3 से भागा देंगे तो ये 6.66 आता है, जो कि शायद आपके बुक में इसको ऐसे भी लिखा गया है 6.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपके बुक में शायद इसी तरह से इसको लिखा गया है 6.67 या 67 भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि बराबर मतलब दशमलव में क्या होता है कि 5 से ऊपर वाला अंक अगर रिपीट कर रहा है तो उसको एक बढ़ा करके ले लेते हैं, तो 67 भी कह सकते हैं, 6 भी कह सकते हैं, दोनों सेम चीज है। लेकिन जो एक्यूरेट वैल्यू हम लोगों के पास आया है 6.66 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण आप ज्ञात कर रहे हैं, यही आंसर हो गया। कहने का मतलब ये m1 और m2 द्रव्यमान की दोनों वस्तुओं को अगर मिला दें और इस पर जब हम लोग फिर वही 5 न्यूटन का बल लगाएंगे तो इस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होगा उसका मान 6.66 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यह त्वरण का मात्रक है, इसलिए मात्रक लिखना आप कदापि नहीं भूलेंगे। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया, आंसर हो गया। और इस तरह से ये हल करने की विधि हो गई। किताब में हो सकता है बातों को अलग ढंग से लिखा जाता है, आप अपने तरीका से उसको डेवलप कीजिए, बनाने का तरीका आप सीखिए कि कैसे हम सवाल में अप्रोच कर सकते हैं, उसके एक एक स्टेप पर पहुंच सकते हैं। इन बातों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। इस टाइप का हो सकता है और भी कुछ सवाल आपको किताबों में मिल जाएगी, तो वहां से आप खोज करके इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो हमारा है वो पेज नंबर 134 पर ही एग्जाम्पल है 9.5। वो 9.4 था, ये 9.5 है। आइए देखिए, ये थोड़ा सा ग्राफ वाला सवाल था, तो ग्राफ तो मैं नहीं बनाया हूं, चूंकि आपके पास बुक होगी ही, तो वहां से आप देख करके समझ लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ग्राफ भी है, कह रहा एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ चित्र 9.9 में दिया गया है। गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि जो मेज होता है, जो टेबल होता है, ये समतल रहता है, क्षैतिज रहता है, और इस पर क्या होता है कि एक गेंद को विरामा ऊपर से छोड़ दिया गया, तो वो मेज पर क्या होगा, गेंद धीरे धीरे लुढ़कना शुरू करेगा, गड़कना शुरू करेगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह गेंद क्या होगा, धीरे धीरे स्लो होगी और अंत में क्या होगा, रुक जाएगी। तो आखिर ये रुक कैसे जाती है, तो हमने चर्चा किया था आपसे, जहां हम लोग जड़त्व पढ़ रहे थे, कि कोई वस्तु अपने आप नहीं रुकती है, उस पर घर्षण बल लगता है। जैसे आप साइकिल में पैडल देना छोड़ देते हैं तो कुछ देर के बाद आपकी चाल धीरे धीरे कम होती है और कुछ समय के बाद आपकी साइकिल रुक जाती है। तो वहां क्या होता है कि जो आपकी साइकिल का टायर है और जो रोड है उसके बीच विपरीत बल लगता है, जिस घर्षण बल कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। निचली कक्षाओं में हो सकता है कुछ लोग पढ़े होंगे घर्षण बल के बारे में। तो वो घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में लगता है और उसी घर्षण बल के कारण वस्तु रुक जाती है। तो उसी बात को यहाँ समझना है कि आखिर यह जो गेंद रुक जाती है तो कितना बल लगाया गया उस मेज के द्वारा, मेज मतलब टेबल, उस टेबल के द्वारा कितना बल लगाया गया उसी को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों को बल निकालने के लिए त्वरण चाहिए। तो त्वरण निकालने के लिए जो कुछ डिटेल दिया गया है उसके आधार पर पहले त्वरण ज्ञात करते हैं। यहाँ दिया गया है गेंद की प्रारंभिक वेग, गेंद का जो प्रारंभिक वेग है u, यह क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ग्राफ में आप गौर से देखेंगे तो शुरू में गेंद था 20 सेंटीमीटर और वेग के कोष्ठ में यहाँ ग्राफ में लिखा हुआ है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मतलब वेग जो दिया हुआ है गेंद का वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, जबकि हम सभी जानते हैं वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो गेंद का जो प्रारंभिक वेग है वो 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का अर्थ होता है
कि 20 सेंटीमीटर की दूरी 1 सेकंड में तय होती है। जैसे हम कहते हैं कि एक बाइक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, इसका मतलब वह बाइक 40 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय कर रही है। यहाँ जो 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। तो इसका मतलब 20 सेंटीमीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करती है। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप सभी जानते हैं 100 से भाग दिया जाता है, तो 20/100 जो सेंटीमीटर था वह देखिए मीटर बन गया। पहले 20 सेंटीमीटर बटे 1 सेकंड लिखे, इस 20 को मीटर में बदलना था सेंटीमीटर को, तो 100 से भाग दे दिए 20 में, तो अब ये सीएम की जगह एम हो गया, मीटर में बदल गया। सेकंड तो अपने जगह पर है ही उसको हम लोगों को सेकंड में ही छोड़ देना है, तो 20/100 हो गया, ये 1/1 तो एक ही रहेगा, तो 20/100 गुना 1, तो ये 100 गुना 1 हो गया, तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह 20/100 होगा। 20 को काटिएगा 100 से, तो 20×5 100, तो 1/5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। जो सेंटीमीटर प्रति सेकंड में आपको प्रारंभिक वेग दिया गया था, तो वह किस में निकल गया, मीटर प्रति सेकंड में प्रारंभिक वेग हो गया 1/5 मीटर प्रति सेकंड। आप इसको चाहते तो यहाँ दशमलव में भी निकाल सकते थे। अब देखिए फिर कह रहा है कि गेंद रुक जाती है, विरामावस्था में आ जाती है। और आप याद कीजिए जब गति वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, वहां हम पढ़े थे कि जैसे ही कोई वस्तु रुक जाती है तो उसका जो अंतिम वेग होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, वह शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। रुकने पर अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। तो यहाँ चूंकि गेंद रुक जाती है, इसलिए अंतिम वेग v बराबर क्या लिखे हैं, 0 मीटर प्रति सेकंड। u हो गया 1/5 मीटर प्रति सेकंड, v हो गया 0 मीटर प्रति सेकंड। अब रुकने में समय तो लगा होगा, जो कि आपको दे दिया गया है। यहाँ सवाल में ग्राफ देखेंगे तो रुका कहाँ है, 10 सेकंड पर आकर के यह ग्राफ जो दिखा रहा है आपको, इस तरह का ग्राफ, इस तरह का ग्राफ है। यहाँ तो 0 होता है, यहाँ पर क्या है 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 10 है। इधर समय है सेकंड में, इधर है सेंटीमीटर प्रति सेकंड में वेग। अब देखिए शुरू में इस पर जो वेग है, तो वेग 20 के पास था, मतलब जिस समय गेंद गति करना शुरू किया था उस समय 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड वेग था। लेकिन जब गेंद यहाँ आया तो यहाँ वेग देखिएगा 0 हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा, तो यह समय है 10 सेकंड। वही चीज लिखा गया है, गेंद को रुकने में लगा समय 10 सेकंड हो गया। मतलब गेंद जो है 10 सेकंड के बाद विरामावस्था में आ जाती है। और गेंद का वजन कितना है, द्रव्यमान कितना है, तो वो सवाल में दिया गया है 20 ग्राम द्रव्यमान का गेंद है। गेंद का द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम है। तो आइए देखते हैं, यहाँ लिखा गया है कि गेंद का द्रव्यमान बराबर 20 ग्राम। लेकिन यहाँ फिर चूंकि ग्राम जो होता है वह द्रव्यमान का एसआई मात्रक नहीं है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे। तो 20 ग्राम को जब आप किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे। 1000 से जब भाग देंगे तो 20/1000 करेंगे। 20/1000 करने का मतलब 1000 से इसमें भागा दीजिएगा, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव होगा। तो 2 अंक तो इसमें है ही है, 1 अंक और करने के लिए यहाँ एक 0 देना पड़ेगा, तो 0.02 kg हो गया। आप इसको खुद से भी भाग दे करके चेक कर सकते हैं 20 में 1000 से, तो ये 0.02 kg हो गया किसका, गेंद का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान निकल गया, गेंद को रुकने में लगा समय निकल गया, अंतिम वेग आ गया, प्रारंभिक वेग आ गया। अब हम लोगों को सबसे पहले ए निकालना है। ए क्या होता है, तो ए होगा हम लोगों का त्वरण। तो ए बराबर हम लोग सूत्र पढ़े थे v - u/t, ये पहला चैप्टर गति में पढ़े थे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो v हो गया क्या, 0, v क्या है 0, अब माइनस u क्या है प्रारंभिक वेग, यह u कितना है 1/5, तो 0 - 1/5। अब बटे में t कितना है 10, तो समय कितना लग रहा है 10, तो 0 में से 1/5 को घटाएंगे तो -1/5 ही रह जाएगा, बटे में 10 हो गया, तो -1/5, ये ऊपर वाला सेम उतर गया। ये 10/1 है, इसको भागा में है, गुना कीजिएगा तो यह 1/10 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1 को -1 से कीजिएगा गुना तो -1 रह जाएगा, 5 को 10 से कीजिएगा 50 हो गया, तो -1/50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये त्वरण निकल गया -1/50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन अभी हम लोग आंसर पर नहीं पहुंचे हैं,
क्योंकि आपको आंसर कह रहा है कि मेज द्वारा, टेबल द्वारा कितना बल लगाया जाएगा। अब क्या है कि गेंद का द्रव्यमान तो पहले से पता था, अब त्वरण भी ज्ञात हो गया। तो जब त्वरण और द्रव्यमान ज्ञात हो तो बल बराबर हम लोग पढ़े थे द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर ma। तो उस F बराबर ma फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, बल का मान निकालेंगे। यहाँ देखिए लिखा गया है मेज द्वारा लगाया गया बल F बराबर ma। तो m कितना है, मास, मास आ गया 0.02 kg, 0.02 kg है, द्रव्यमान है, त्वरण निकला है -1/50। देखिए -1/50 है। अब फिर बहुत लोग कमेंट करेंगे सर यहाँ कैसे काट दिए, तो ये आप खुद से करो कैसे काट दिए। जो टेक्निक, जो तरीका हमको सरल लगा हम अपने तरीके से किए, आप अपने तरीके से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट फिर उतना ही आएगा आपको भी, अगर आपका तरीका सही होगा, कैलकुलेशन सही होगा। तो द्रव्यमान की जगह दे देना है क्या, 0.02। तो 0.02 उसमें गुना कर दीजिए, त्वरण की जगह -1/50। -1/50 हमने क्या किया, दशमलव हटाया, एक दिया, दशमलव के बाद 2 अंक था तो यहाँ 2 जीरो तो 100 बन गया। अब ये 2/100 बन गया, गुना -1/50 पहले से था, इस 2 से 50 को काटे तो ये 25 हो गया। ऊपर में -1, इधर तो कुछ नहीं तो -1, अब 25 को 100 से गुना किए तो ये 2500 हो गया, -1/2500। अब इस एक में भागा देंगे 2500 से, ये -0.0004 न्यूटन आंसर आ गया। मतलब मेज के द्वारा जो लगाया गया घर्षण बल था गेंद को रोकने के लिए, उसका मान हो गया -0.0004 न्यूटन। ये आज के सवाल का सॉल्यूशन था, हल था। आप केवल कैलकुलेशन को देख करके, गुना भाग को देख करके आप डरे नहीं, घबराए नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जैसे सवाल आता है पहले आप खोजिए, आपके अंदर खोजने की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि क्या क्या दिया गया है, कौन कौन सा टर्म, कौन कौन सा पद ज्ञात है हम लोगों को, उसको फिर उचित मात्रक के साथ नोट कीजिए कॉपी में। फिर आप अपने पढ़े हुए ज्ञान के आधार पर, जो पूर्व ज्ञान आपके पास है, उसके आधार पर देखिए कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा सूत्र लग सकता है, उसका उपयोग करके कुछ तो कीजिए। आप सीधे हाथ रख देते हैं, हाथ खड़ा कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है कि नहीं बनेगा। आप प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपसे बनेगा सवाल। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरह के और सभी सवालों का भी खुद से आप हल करने का प्रयास कीजिए सवालों को, तभी आप इसको सीख पाएंगे, इसके टेक्निक को, इसके तरीके को सीखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सवाल बनाने में, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जब तक आप नहीं सीखते हैं तब तक यह आपके लिए एकदम बेकार बोझिल बना हुआ रहेगा। इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो सवाल बना दिया गया है इसको भी घर में 2 बार, 4 बार, 5 बार अपने सुविधा अनुसार बनाइए। किताब से क्वेश्चन नोट कर लीजिए कॉपी पर और खुद से बनाइए, और जहां दिक्कत हो वहीं पर कॉपी खोल करके या वीडियो को खोल करके आप हेल्प लीजिए। बाकी खुद से बनाइए, और तब तक बनाइए जब तक आप दूसरे को सिखाने लायक नहीं हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से आपके लिए यह न्यूमेरिकल्स बहुत सरल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अब कुछ लोग क्या करेगा, वीडियो को खोलेगा, देखेगा कुछ देर के बाद, और जस्ट 10-5 मिनट देखेगा, समझ में नहीं आएगा, नीचे कमेंट कर देगा कि सर मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहा। गजब है भाई, कैसे समझ में आ जाएगा, आपने पूरा देखा नहीं, उसको कॉपी में लिखा नहीं, कैलकुलेशन खुद से किया नहीं, इतना आसान थोड़े है कि आप समझ जाएंगे। इसलिए आप पहले 1-2 बार ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए, और कोशिश करने वाले की कभी हार होती नहीं है, विजय उसी की होती है। इसलिए आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा, समझ में सारी बात आ जाएगी। तो शायद इन सभी बातों को ध्यान में रख करके अगर आप सवाल बनाते हैं तो उम्मीद है मुझे कि आप इसको निश्चित रूप से ये सारा चीज़ समझ में आसानी से आ जाएगा। और इस तरह के और सब सवाल को आप बनाइए, और अगर आपको ये सवाल आज समझ में आई होगी तो एक वीडियो को लाइक कीजिए, अवश्य अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, उनको बताइए कि यहाँ एक विज्ञान का सिस्टमेटिक क्लास चल रहा है, जहाँ आप जुड़ करके, इस चैनल से जुड़ करके विज्ञान की पढ़ाई घर बैठे भी कर सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाइए। और दूसरी बात, जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन, सूचना पहुंच जाएगी। बस आप सभी इसी तरह से चैनल पर कंटिन्यू बने रहें, वीडियो को देखते रहें, और हम भी वादा करते हैं कि आपके लिए लगातार वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और कुछ लोगों का ये सवाल आ रहा था कि दूसरे सब्जेक्ट का भी सर वीडियो अपलोड कीजिए। तो चूंकि मैं रेगुलर क्लास में साइंस ही पढ़ाता हूँ,
इसलिए सभी सब्जेक्ट का वीडियो अकेले अपलोड करना ये काम हमसे नहीं होगा। जो चीज़ नहीं होगा उसको कहने में कहीं भी शर्म करने की बात नहीं है। इसलिए अदर सब्जेक्ट का वीडियो अभी लोड करना मुश्किल है थोड़ा सा। कुछ लोग यह भी कहते हैं सर बायो का वीडियो अपलोड कीजिए, तो मैं आपके जानकारी के लिए यह चीज़ बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि वीडियो मेरे सिस्टम में, मेरे मोबाइल में कहीं बना करके रखा हुआ है और उसको हम डेली एक एक वीडियो अपलोड करते हैं। आप जान लें कि यह वीडियो अपलोड होने से पहले क्लास होती है हमारे यहाँ, हमारे क्लासरूम में ये क्लास किया जाता है, इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, तब वीडियो अपलोड होता है। तो आप इस तरह से जो कहते हैं सर बायो का अपलोड कर दीजिए, वीडियो भेजिए, फिजिक्स का भेजिए, चौथा चैप्टर का भेजिए, पांचवा चैप्टर का भेजिए, इतनी क्या जल्दी है आपके पास? जिस तरह से आपको बताया जा रहा है सिस्टम में, आप धीरे धीरे चढ़ना शुरू कीजिए, सीढ़ी दर सीढ़ी पैर रखते जाइए, निश्चित रूप से मंजिल पर हम लोग पहुंचेंगे। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आपको जो बताया जा रहा है उसकी को पहले सीरियसली पढ़िए, सीखिए, समझिए। और जैसे जैसे कैसे हम लोगों का देखिए ये तीसरा चैप्टर ऑनलाइन क्लास में, ये तीसरा चैप्टर अब समाप्ति की ओर है, तो आखिर ये कैसे तीसरा चैप्टर समाप्त होने जा रहा है? ऐसे धीरे धीरे करते करते ही हुआ। इस तरह से आप उम्मीद रखिए कि आने वाले समय में और सभी चैप्टर का भी वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तब तक आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें, वीडियो देखते रहें। और जो लोग बहुत निष्ठा के साथ वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं विशेष रूप से उसको धन्यवाद देता हूं कि चैनल पर आप बन करके वीडियो देखते रहते हैं। इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। और लेकिन और खुशी मिलेगी जब अधिक से अधिक लोग वीडियो देखेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना है कि अपने दोस्तों के बीच, अपने मित्रों के बीच, अपने सगे संबंधियों के बीच इस चैनल के बारे में सूचना दीजिए, उसको भी बताइए, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ करके विज्ञान की पढ़ाई ठीक ढंग से कर सके। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे भी वीडियो देखते रहेंगे, आज का क्लास समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।